राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी बिहार के सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों में प्रधानमंत्री के बचपन पर आधारित फिल्म चलो जीते हैं का प्रदर्शन करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार और राज्य चुनाव आयोग को राज्य में 31 जनवरी 2026 तक स्थानीय निकाय चुनाव कराने का निर्देश दिया। जनता दल के नेता निखिल कुमार स्वामी ने कर्नाटक कांग्रेस के मेरा वोट मेरा अधिकार अभियान के दौरान राहुल गांधी द्वारा लगाए गए वोट चोरी के आरोपों की आलोचना की। राज्य व्यापार मंडल उत्तराखंड द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें कॉरिडोर मास्टर प्लान के नाम पर तोड़फोड़, बस अड्डा, जानवी मार्केट शिफ्टिंग को लेकर व्यापारियों ने अपना विरोध दर्ज किया। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने युवाओं की बेरोजगारी के खिलाफ अधिकार यात्रा की शुरुआत की और महिलाओं के अधिकार सुनिश्चित करने, शिक्षकों का सम्मान करने और बिहार में स्वास्थ्य व शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने का आह्वान किया। ड्रीम 11 के बाहर होने के बाद अपोलो टायर्स भारतीय क्रिकेट टीम का नया प्रायोजक बना है। इस बात की जानकारी बीसीसीआई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने दी। प्रवर्तन निदेशालय ने पूर्व भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह और रॉबिन उथप्पा को पूछताछ के लिए तलब किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश शिक्षकों के लिए टैट की अनिवार्यता पर बेसिक शिक्षा विभाग को रिवीजन दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। मदर डेयरी ने जीएसटी कटौती के साथ अपने ग्राहकों को बड़ी राहत देने का फैसला लिया है। कंपनी ने पैक्ड दूध की कीमतों पर 2 रुपए की कटौती का ऐलान किया। दिव्यांग बच्चों के लिए दिल्ली सरकार 10 नए संसाधन केंद्र खोलने जा रही है। इसमें 12,500 बच्चों का इलाज होगा और इनके पढ़ने की पूरी व्यवस्था रहेगी। 2/97 से 2/102 तक की प्रॉपर्टी दूसरी बार हुई सील। 4,316 गज 500 करोड़ की प्रॉपर्टी हुई शून्य। टिम्बर मार्केट में 500 करोड़ की इस संपत्ति का फैसला क्या होगा, यह जानने को अधिकांश व्यापारी बेताब हैं। अब तक रिश्वतखोर निगम अधिकारियों और उन्हें संरक्षण देने वाले सफेदपोश नेताओं का यही तरीका था कि अवैध निर्माणकर्ताओं को समझाया जाता, जल्दबाजी में निर्माण पूरा कर लो, ऊपर से सफेदी मार दो, सामान अंदर डाल दो, फिर निगम चाहकर भी कोई कार्रवाई नहीं कर पाएगा, क्योंकि रिश्वत खाए अधिकारी मामले को टाल मटोल कर तुम्हारी अवैध संपत्ति को बचा लेंगे। लेकिन इस बार हालात बदले हैं और संदेश साफ है कि कानून से बड़ा कोई नहीं है। कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कभी भी कार्रवाई की जा सकती है। डीएमसी एक्ट के अनुसार स्वीकृत नक्शे के अतिरिक्त यदि एक ईंट भी लगाई जाती है तो न केवल वह निर्माण अवैध माना जाएगा, बल्कि स्वीकृत नक्शा भी निरस्त हो जाएगा। कीर्तिनगर टिम्बर मार्केट के 4,316 गज के प्लॉट के मामले में एमसीडी भवन निर्माण विभाग के जेई लोकेश राठौर और एई पवन कुमार की रिपोर्ट के अनुसार यह प्रॉपर्टी पहले भी एक बार पूरी तरह सील हो चुकी थी और बाद में आवेदन देकर सुधार के नाम पर खुलवाई गई थी। लेकिन सीलिंग हटने के बाद यहां जमकर अवैध निर्माण किया गया। साथ ही डीएमसी एक्ट का उल्लंघन करते हुए सरकारी जमीन पर अतिक्रमण भी कर लिया गया। करोलबाग जोन भवन निर्माण विभाग ने प्लॉट नंबर 2/97 से 2/102 तक कई बार कार्रवाई की, फिर भी मालिकों ने कानून का पालन नहीं किया, जिसके चलते तत्कालीन डीसी कुमार अभिषेक ने 2 वर्ष पहले ही लंबी जांच और पूछताछ के बाद सभी प्रॉपर्टीज को सील करने का आदेश जारी कर दिया था। लेकिन इस आदेश की जानकारी दबा ली गई और फाइल को दबाने में सफेदपोश नेताओं की भूमिका बताई जा रही है, जो अब सीबीआई जांच का विषय है। 2 साल बाद फाइल सामने आने पर इन प्लॉट्स को दोबारा सील कर दिया गया है। इसके विरोध में प्लॉट मालिकों ने 6 मुकदमे 30 हजारी कोर्ट में दर्ज कराए हैं, जिनमें सीलिंग रद्द करने की मांग की गई है। एमसीडी सूत्रों के अनुसार अगली तारीख पर न्यायालय द्वारा उचित निर्देश दिए जाएंगे और भवन निर्माण विभाग उसका पालन करेगा। हालांकि जानकारों का कहना है कि प्लॉट होल्डरों की स्थिति बेहद कमजोर है,
क्योंकि पूर्व डीसी ने पूरी जांच के बाद ही सीलिंग का आदेश दिया था। निगम द्वारा अब तक नरमी दिखाते हुए इस मामले में एफआईआर दर्ज नहीं कराई गई, जबकि यह साफ तौर पर एफआईआर का विषय है। एमसीडी द्वारा बार बार कार्रवाई करने के बावजूद मालिकों ने डीएमसी एक्ट को मजाक बनाकर रखा है और यही कारण है कि कानून का शिकंजा और भी सख्त होता दिख रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने नॉर्थ दिल्ली मेट्रो मॉल में विश्वकर्मा पूजा उत्सव में शिरकत की और विश्वकर्मा समाज के लोगों से संवाद किया और सभी को विश्वकर्मा पूजा की शुभकामना दी। उन्होंने कहा कि देश और दिल्ली के विकास में विश्वकर्मा समाज की मेहनत अहम है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी की गरीब कल्याण योजनाओं और पिछले 6 महीने में दिल्ली में श्रमिकों के लिए हुए कार्यों का जिक्र किया। उन्होंने आश्वासन दिया कि न्यूनतम मजदूरी बढ़ोतरी, पक्का घर, बच्चों की शिक्षा और मुफ्त इलाज जैसी सुविधाओं से सरकार श्रमिकों के जीवन को सुरक्षित और सम्मानजनक बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। आज का बहुत ही सुंदर दिन भगवान विश्वकर्मा दिवस, जिसे हम सब मिलकर के कल मनाने वाले हैं, आज उसी की शुरुआत हमने आपके इस कार्यक्रम से की और मुझे बड़ी खुशी है आज अपने विश्वकर्मी भाइयों के बीच में पहुंचकर मैं आप लोगों को बहुत ढेर सारी बधाई देना चाहती हूँ, शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। जीवन में आपकी यही मेहनत, ईमानदारी और समर्पण आपको बहुत आगे लेकर के जाने वाली है। मेरी ओर से आप सभी को ढेर सारी बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। ये नजरिया है देखने का कि आज आपकी मेहनत के बिना, आपकी दिन रात के समर्पण के बिना किसी भी राज्य का विकास संभव नहीं। इंजीनियर इंजीनियरिंग कर सकता है, मालिक पैसा लगा सकता है, सरकार परमिशन दे सकती है, परंतु जो श्रमिक मेहनत के साथ में उस इमारत को खड़ा करते हैं, उसके बिना कुछ भी विकास संभव ही नहीं। और इसीलिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा गरीब कल्याण की बात कहते हैं। एकमात्र राजनेता जो गरीब को आगे बढ़ाने की बात ना केवल करता है बल्कि करके दिखाता है। और वो जो स्वयं करते हैं वही हमें भी करने के लिए कहते हैं। उन्हें भी हमेशा ये चिंता रहती है कि जिस भी राज्य के मेरे मंत्री मुख्यमंत्री हो, उनकी पहली जिम्मेवारी है कि कोई गरीब भूखा ना सोए और किसी आंख में आंसू ना आए। और इसीलिए हम 6 महीने की चुनी हुई सरकार जरूर है, परंतु आपने जो आशीर्वाद दिया, 27 साल तक दिल्ली में कभी कांग्रेस की सरकार रही तो कभी आम आदमी पार्टी की सरकार रही, परंतु कभी किसी ने मजदूर का, गरीब का भले की कोई योजना हो उसकी चिंता नहीं की। आज मोदी जी के नेतृत्व वाली ये सरकार जो दिल्ली में है, हमने सबसे पहले आते ही हमारे श्रम मंत्री यहाँ पर हैं कपिल मिश्रा जी, हमने कहा कि मिनिमम वेजेस जो है हमारे श्रमिक की वो पूरी दिल्ली में बढ़ाई जानी चाहिए। वो कहीं काम कर रहा हो सरकार के साथ या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में, परंतु उसकी जो सैलरी है, उसकी जो आय है, वो पूर्ण रूप से हर जगह मिनिमम आय समान होनी चाहिए। दिल्ली में हमारे अधिकतर मजदूर श्रमिक भाइयों को या तो कहीं किराए पे रहना पड़ता है या झुग्गी लेकर के रहना पड़ता है। अपना मकान हो ऐसा सपना
किसी का पूरा हो पाता है और किसी का नहीं हो पाता है। पहली बार दिल्ली में वो सरकार आई है जिसने ये संकल्प लिया है कि हर झुग्गी को मकान देना हमारा दायित्व है और हम ये करके रहेंगे। दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को 17 सितंबर 2025 से शुरू होने वाले स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के लिए हार्दिक बधाई दी। डीएमए, जो भारतीय चिकित्सा संघ की दिल्ली राज्य शाखा है और जिसकी सदस्यता 20,000 से अधिक है, ने इस महत्वपूर्ण अभियान की सफलता के लिए पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। डीएमए के अध्यक्ष डॉक्टर गिरीश त्यागी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि संस्था 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025 तक सेवा पखवाड़ा का आयोजन करेगी। उन्होंने बताया कि यह अभियान प्रातः 6 बजे मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में सफाई अभियान से शुरू होगा। डीएमए दिल्ली भर की अपनी 12 शाखाओं के माध्यम से महिलाओं के स्वास्थ्य पर केंद्रित निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित करेगा। डॉक्टर त्यागी ने कहा कि डीएमए सरकार के साथ नियमित संपर्क में है और जल्द ही विस्तृत कार्यक्रम की समय सारणी साझा करेगा। डीआईडी न्यूज प्रतिनिधि उपेंद्र कुमार ने इस अवसर पर डॉक्टर गिरीश त्यागी व डॉक्टर सतीश लांबा से वार्ता की और इस अभियान के संदर्भ में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया। सर, जैसे कि कल देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो है जन्मदिन है, तो उस उपलक्ष्य में जो है आपके जो है दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से जो भी कार्यक्रम रखा गया है, उस कार्यक्रम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? पूरा डिटेल क्या है? दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन अपने यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का जो जन्मदिन जो हमारा कल पड़ रहा है, तो उसमें दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन अपने 13 ब्रांचेस के थ्रू तथा 20,000 मेंबर जो हमारे हैं उसको पब्लिक को समर्पित करा है। जैसा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है, उनका जो अभियान है वो कह रहा है कि स्वच्छ नारी सशक्त परिवार। तो इसमें हम जो हमारा फोकस रहेगा तो महिला के हेल्थ के ऊपर रहेगा और जो कि क्लीनलीनेस के ऊपर रहेगा। और कल हम इसका इनोग्रेशन हम इसका जो कर रहे हैं, जो शुरुआत कर रहे हैं इसका हम मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के गेट से सफाई अभियान के थ्रू कर रहे हैं, जो कि 6 बजे हमारा शुरू होगा। इसके साथ ही डिफरेंट ब्रांचेज अपने अपने ब्रांचेज में कार्यक्रम आयोजित करेंगी, जिसमें कि ब्लड डोनेशन कैंप होगा, कैंसर कैंप होंगे, कैंसर डिटेक्शन या कैंसर अवेयरनेस कैंप होंगे और डिफरेंट बीमारी को के लिए इन्वेस्टिगेशन के लिए ब्लड टेस्ट या एक्सरे टेस्ट, इस तरह के सारे कैंप डिफरेंट ब्रांचेज में ऑर्गेनाइज करे जाएंगे। अस्पतालों के साथ साथ डिफरेंट सोसाइटी में जाके भी कैंप इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। उनके जो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के साथ भी मिलकर कैंप करे जा सकते हैं, या कोई धर्मशाला है उस टाइप में। जरूरी नहीं कि हम अस्पतालों में सारे कैंप करें, डिफरेंट सोसाइटीज़ में भी हम कैंप करने जा रहे हैं। जी, तो क्या संदेश देना चाहेंगे पूरे दिल्ली वासी को जो है इस अपने माध्यम से? यहाँ पर स्वच्छ नारी, जैसा कि इनका मोटो है, इसका जो इनिशिएटिव दिल्ली सरकार भारत सरकार का है, स्वच्छ नारी सशक्त परिवार। तो हमारा जो फोकस हमारा महिला पे रहेगा, यानी महिला अगर घर में स्वस्थ है तो ऑटोमेटिकली उसका जो पूरा परिवार जो हेल्थ की तरफ से भी प्लस इकोनॉमिक और फाइनेंशियल उससे भी सशक्त परिवार रहेगा और अवेयरनेस रहेगी, चाहे इकोनॉमिकली और हेल्थ वाइज। मैं डॉक्टर सतीश लांबा, स्टेट सचिव दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन। कल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन ने एक पूरी ब्रांचेज जो दिल्ली की 13 स्टेट ब्रांचेज है और जिसकी मेंबरशिप एक ब्रांच की 5,000 के लगभग भी है और टोटल मेंबरशिप 20,000 है, हमने उनको निर्देश दिए कि अपनी अपनी ब्रांचेज में ये सशक्त नारी और स्वस्थ नारी के जो हमारा स्लोगन है जो प्रधानमंत्री जी ने दिया हुआ है, उसके तहत सभी ब्रांचेज में एक प्रिवेंशन कैंप लगाए जाएँ, जिसमें कि जो स्त्री की भी जो बीमारियां हैं जैसे सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, इसका अर्ली डिटेक्शन और प्रिवेंशन ये बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बीमारियां जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, इन बीमारियों के लिए भी कैंप्स का आयोजन किया जाए। इसके लिए हम कल सुबह मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के मुख्य द्वार पर हमारे माननीय अध्यक्ष डॉक्टर गिरीश त्यागी जी इसका शुभारंभ करेंगे और हमने बाकी ब्रांचेज के और भी हमारे सदस्यों को हमने निर्देश जारी किए हैं कि वो कल भारी से भारी संख्या में कल सुबह 7 बजे दिल्ली मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के गेट पर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। दिल्ली के कितने हॉस्पिटल में ये कार्यक्रम रखा गया? हमने जो अभी तो ब्रांचेस को इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, लेकिन साथ साथ हम ब्रांचेस को भी हम इंस्ट्रक्शंस अभी और देंगे कि जितने भी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स हैं जिसमें मैक्स हुआ, अपोलो है या और बड़े मेदांता है, इन बड़े बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल जिस जिस एरिया की ब्रांचेज में हैं उनसे भी मदद ली जाए। कुछ अगर उनको कुछ इंस्ट्रूमेंट्स या कुछ और टेक्निक्स की अगर जरूरत पड़ती है प्रिवेंशन और उसके लिए, तो उसकी मदद के लिए
उनको एक चिट्ठी लिखें ताकि वो अपनी जितनी भी सुविधाएं हैं, फैसिलिटीज़ हैं, डिटेक्शंस के लिए, बीमारियों के लिए, उनकी हमारी ब्रांचेस के मेंबर्स को वो अपनी सुविधा प्रदान कर सकें। तो इसमें जो किस तरह के लोग जो है इसमें फ़ायदा ले सकते हैं? इसमें जो मेन हमने जो सशस्त्र नारी और स्वच्छ भारत और जो हमने ये अभियान जो चलाया है, इसमें हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, नारी शक्ति की बात कर रहे हैं। नारी शक्ति जब स्वस्थ रहेगी तो देश भी स्वस्थ रहेगा और उससे काफ़ी फायदा रहेगा। और स्त्री जैसा कि परिवार का मुख्य अंग होता है, वो उसमें ज़्यादा ध्यान उसका परिवार को ही सजने संवारने में लगा रहता है, तो अपनी सेहत का ध्यान नहीं देती। इसके तहत बहुत ज़रूरी है कि उनका जो प्रिवेंशन, जो आजकल औरतों के होने वाली जो बीमारियां हैं, जैसे सर्वाइकल कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, वो कई बार ऐसी स्टेज आ जाती है, लेट डिटेक्ट होता है, अर्ली डिटेक्शन में इतना ध्यान नहीं देते। तो ये फोकस वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत अच्छी मुहिम है और दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन पूरी कोशिश करेगा कि इसको हम सफल बनाएं। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर। आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। श्रेया फर्निशिंग लेकर आया है आपके लिए होम कलेक्शन, जिसमें आपको मिलता है अप हॉलिस्ट्रिक फैब्रिक, डिजाइनर कर्टन्स, होम एंड ऑफिस डेकोरेटिव्स, कारपेट्स एंड सोफा कवर कम से कम दाम में कीर्ति नगर में आपके लिए उपलब्ध है। Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। हरियाणा ने स्वच्छ और सुरक्षित पर्यावरण की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री नायाब सैनी ने पर्यावरण एवं वन मंत्री राव नरबीर की मौजूदगी में स्टेट एनवायरनमेंट प्लान 2025 और नॉन CO2 पाथवेज रिपोर्ट 2025-26 जारी की। सैनी ने कहा कि यह योजना सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण को गति देगी। हरियाणा इस प्लान को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है और इसके क्रियान्वयन के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन होगा। आज का ये दिन हमारे प्रदेश के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज हम राज्य पर्यावरण योजना और नॉन CO2 पाथवे रिपोर्ट 2025-26 का हमने शुभारंभ किया है। यह हरियाणा के सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण में एक मील का पत्थर साबित होगा। यह योजना जो आज हमने लॉन्च किया है, हमारी आने वाली भावी पीढ़ियों के लिए स्वच्छ हवा, शुद्ध पानी और हरी भरी धरती के लिए एक मजबूत कदम है। मैं इसके लिए अधिकारियों को, NGOs को, जिन्होंने इसमें आकर के एक भूमिका निभाई है, मैं सभी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं। जैसा कि हम सब जानते भी हैं, हम सबको मालूम भी है कि धरती पर जीवन का अस्तित्व स्वच्छ पर्यावरण पर ही निर्भर है। हम सब मालूम है, यदि हवा, पानी और भूमि प्रदूषित होंगे तो न केवल हमारा स्वास्थ्य बिगड़ेगा, बल्कि कृषि उपयोग, कृषि उद्योग और अर्थव्यवस्था सब प्रभावित होंगे। हम सबको ये मालूम है। आज तेजी से हो रहा औद्योगिकरण, शहरीकरण और आधुनिक जीवन शैली हमारे संसाधनों पर ये भारी दबाव डाल रहे हैं। बिना उपचारित सीवरेज और औद्योगिक अपशिष्ट खनन से निकलने वाला मलबा, हम सब जानते हैं, तेल का रिसाव, चाहे घरेलू कचरे का सही निपटान न होना, यदि ये सब हमारे जल, वायु, मिट्टी को प्रदूषित कर रहे हैं, इन समस्याओं से निपटने के लिए हमने विशेषज्ञों से और हमारे जो पर्यावरणविद हैं उनके साथ मिलकर एक व्यापक
और दूरदर्शी योजना वो बनाई है और जिसे आज हमने लागू किया है। ये देश का पहला ऐसा राज्य है जो इस पर्यावरण के अंदर आगे बढ़ करके काम कर रहा है। मैं पुनः सभी का आभार व्यक्त करता हूं और सभी को बहुत बहुत बधाई भी देता हूं, क्योंकि पर्यावरण शुद्धता में हमारा एक महत्वपूर्ण कदम ये आज उठा है। जो देश का पहला राज्य हरियाणा बना है, इसके लिए सभी को मैं बहुत बधाई देता हूं। देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार में फेथ एंड फ्यूचर इंटीग्रेटेड एआई विद स्पिरिचुअलिटी विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित हुआ। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि भारतीय संस्कृति ने विज्ञान और अध्यात्म का अद्वितीय संगम प्रस्तुत किया है। उन्होंने बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केवल तकनीकी क्रांति नहीं, बल्कि स्वास्थ्य, शिक्षा, आपदा प्रबंधन, कृषि, पर्यावरण संरक्षण और सुशासन में नई गति और उत्पादकता ला रही है। प्रदेश में जन कल्याणकारी योजनाओं की मॉनिटरिंग और सेवाओं की आसान उपलब्धता के लिए भी एआई का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय में एआई आधारित अंतर्राष्ट्रीय आज इस सम्मेलन के अवसर पर हमारे आचार्यगण, शिक्षकगण और बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी छात्र एवं छात्राएं, विद्यार्थीगण, भाइयों बहनों, प्राचीन भारतीय संस्कृति में ज्ञान, विज्ञान और अध्यात्म का एक अद्वितीय संगम देखने को मिलता है। हमारी सनातन संस्कृति केवल आस्था और विश्वास पर ही आधारित नहीं है, बल्कि एक गहरे वैज्ञानिक दृष्टिकोण, चिंतन और सोच का परिणाम है। हमारी सनातन संस्कृति निश्चित रूप से अपना एक वैशिष्ट लिए हुए है। यही कारण है कि भारतीय संस्कृति ने विश्व को अनगिनत वैज्ञानिक खोजें दी हैं, चिंतन दिया है, पद्धतियां और जीवन के व्यवहारिक समाधान प्रदान किए हैं। महान खगोल शास्त्री आर्यभट्ट, जिनके सिद्धांतों ने खगोल शास्त्र और गणित को सरल बनाया। आचार्य कणाद, जिन्होंने हजारों साल पहले परमाणु की व्याख्या की। आचार्य नागार्जुन, जिन्होंने सदियों पहले सोना, चांदी, तांबे, लौह और पारा व अभ्रक आदि का इस्तेमाल कर औषधीय भस्म बनाने की विधि तैयार की। महर्षि सुश्रुतु, जिन्होंने जटिल से जटिल शल्य चिकित्सा के सिद्धांतों को प्रतिपादित किया। महर्षि पतंजलि, जिन्होंने योग शास्त्र के माध्यम से शरीर, मन और आत्मा के संतुलन को वैज्ञानिक आधार पर स्पष्ट करते हुए मानव जीवन के सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त किया। ये सभी हमारे गौरवशाली भारतीय वैज्ञानिक स्तंभ हैं, जिनके अमूल्य योगदान पर आज का आधुनिक विज्ञान आधारित है। भाइयों बहनों, आज विज्ञान और प्रौद्योगिकी के साथ साथ एआई भी व्यापक रूप से हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित कर रहा है। अभी आप सब लोगों ने हमारे बड़े सभी विद्वान सभी यहाँ पर वक्ताओं के वक्तव्य यहाँ पर सुने हैं। एआई तकनीक न केवल हमारे दैनिक जीवन को आसान बना रही है, बल्कि उद्योग में, चिकित्सा में, शिक्षा, कृषि और अनेक क्षेत्रों में नवाचार की प्रगति का भी प्रमुख कारक बन रही है। यदि हम एआई की शक्ति का सही दिशा में और सही प्रकार से उपयोग करें तो ये अनेकों क्षेत्रों में सुधार लाकर करोड़ों करोड़ लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इसकी सहायता से हम एक ऐसी दुनिया का निर्माण कर सकते हैं जिसमें सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में और आसानी होगी और आसानी से हम सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त कर सकेंगे। चिकित्सा क्षेत्र में एआई का उपयोग करके हम रोगों को शीघ्र और सटीक निदान कर सकते हैं, जिससे लोगों को समय पर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकती हैं, स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकती हैं। शिक्षा के क्षेत्र में एआई का उपयोग करके शिक्षण कार्य को और अधिक इंटरेक्टिव और प्रभावी बना सकता है। कृषि में एक एआई का उपयोग करके हम फसल उत्पादन को बढ़ा सकते हैं, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को समझ सकते हैं और किसानों की आय को दोगुना करने के उद्देश्य को साकार कर सकते हैं।
भागलपुर में 800 मेगावाट क्षमता के 3 पावर प्लांट के लिए अडानी ग्रुप ने महज ₹1 में 1050 एकड़ जमीन खरीदी है और अगले 27 साल तक ₹7 प्रति यूनिट दर से बिजली देने का करार किया है। इस सौदे पर विपक्ष ने सरकार को घेरा है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया कि सरकार ने कागजों में जमीन को 7% बंजर दिखाया, जबकि वहां करीब 10 लाख पेड़ मौजूद हैं। कल से सोशल मीडिया पे बहुत जोर शोर के साथ चर्चा है कि भागलपुर में 800 मेगावाट का 3 पावर प्लांट लगाने के लिए ₹1 में 1050 एकड़ जमीन अडानी जी को दे दी गई। ₹1 में 1050 एकड़ जमीन अडानी जी को दे दी गई। किस लिए? पावर प्लांट लगाने के लिए। और भारतीय जनता पार्टी ने कहा, मोदी जी ने कहा, चिंता मत करना मेरे भाई, तुमको ₹1 में जमीन दे रहे हैं, अपना पावर प्लांट लगाओ और ₹7 यूनिट के हिसाब से 25 साल तक सरकार तुमको जो भी बिजली का तुम उत्पादन करोगे उसका पैसा देगी। कितना? ₹7 यूनिट। कितने साल तक? 25 साल तक। ₹1 में 1050 एकड़ जमीन। और वो जमीन देने में भी क्या क्या घोटाला है। 2012-13 में जमीन अधिकृत करने की प्रक्रिया शुरू की जाती है बिहार की भारतीय जनता पार्टी जेडीयू की सरकार के द्वारा। और जब ये प्रक्रिया शुरू की जाती है तो सरकार अपनी तरफ से किसानों को मुआवजा देती है। किसी को 20 लाख रुपए एकड़, किसी को जो भी उसका दाम लगाया हो उन्होंने। तो पैसा कहां से गया? सरकार के खजाने से गया। सरकार के खजाने में किसका पैसा है? मजदूर का, किसान का, आम आदमी का, कर्मचारी का, जो कमा के गाढ़ी कमाई का पैसा वो सरकार के खजाने में रखते हैं। तो सरकार ने उठा के उन्हीं पैसों से, जो आपका पैसा था, उन्हीं पैसों से किसानों को मुआवजा दिया और जमीनें ले ली। और जब जमीनें ले ली तो जितने में जमीन ली उससे ज्यादा पैसे में किसी पूंजीपति को जमीन देना चाहिए, तब तो सरकारी खजाने में पैसा वापस आएगा। तो 1050 एकड़ की जमीन ₹1 के हिसाब से अडानी को दे दी गई। और कागजों में क्या दिखाया गया? कागजों में कहा गया ये जमीन उपजाऊ नहीं है, 70% जमीन बंजर है। और उस जमीन पे जिसको कागजों में बंजर बताया जा रहा है, उस जमीन पर जिसको कागजों में रेगिस्तान बताया जा रहा है, उस जमीन पे 10 लाख पेड़ लगे हुए हैं। आम के पेड़, लीची के पेड़ और मालदा जैसा आम वहां से होता है, जो आम प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को भी पहुंचता है भेंट के रूप में कि आम खाइए मालदा का, भागलपुर का। वो पेड़ वहां पे काटे जा रहे हैं। 10 लाख पेड़ काटे जा रहे हैं। तो ये जो गुनाह और पाप इस देश के अंदर हो रहा है कि आपके ही पैसे से किसानों की जमीन अधिकृत करके ₹1 में अडानी को भेंट कर दिया जा रहा है, तो नौजवान कहां प्राथमिकता में है? उनका रोजगार कहां प्राथमिकता में है? किसान कहां प्राथमिकता में है? और जब सरकार का नियम और कानून ये साफ तौर पे कहता है कि अगर 5 साल तक अधिकृत की गई किसान की जमीन उसी कार्य में इस्तेमाल नहीं की गई जिस कार्य के लिए अधिकृत की गई है, तो किसान को वापस मिल जाएगी। तो ये 1050 एकड़ जमीन जो किसानों से पावर प्लांट लगाने के नाम पे अधिकृत की गई थी भागलपुर में, ये जमीन वापस क्यों नहीं की गई किसानों को? 2012-13 में आपने अधिग्रहण शुरू किया और अब आपने जाके उसका पावर प्लांट का उद्घाटन किया और शिलान्यास किया और उसको भेंट किया। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।
आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहें। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।